ये साइकोलॉजिकल ड्रग का जो है सेकंड पार्ट है, जिसमें हम लोग जो है साइकोसिस और साइकोलॉजिकल ड्रग्स या फिर जो सेडेटिव जो ड्रग्स हैं उनके बारे में जो है हम लोग जो है स्टडी कर रहे थे। उसमें हम लोग उसका इंट्रोडक्शन क्लासिफिकेशन देख रहे थे। उसके अंतर्गत जो है न्यूरोसिस और जो है आपका साइकोसिस के बारे में जो है स्टडी किए, उसका क्लासिफिकेशन देखे। उसके बाद टॉपिक लिए थे हम लोग जो है न्यूरोट्रांसमीटर, और न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, कैसे इसका यूज़ हमारे बॉडी के द्वारा किया जाता है, इसके बारे में जो है हम लोग स्टडी किए। अब उसके न्यूरोट्रांसमीटर के हम लोग जो है प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में देखें तो इसके वेरियस प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ कहता है इट शुड बी प्रेजेंट इन द सिनेप्टिक नर्व्स। ये जो है सिनेप्टिक नर्व्स में जो है उपस्थित होता है। इट शुड बी रिलीज्ड इन द मीडियम फॉलोइंग नर्वस स्टिमुलेशन। यह नर्वस स्टिमुलेशन के कारण से जो है नर्वस स्टिमुलाई के कारण से न्यूरोट्रांसमीटर जो है वह वर्क करता है। और इसका एप्लीकेशन देखें तो एप्लीकेशंस के लिए बोला जाता है शुड प्रोड्यूस रिस्पॉन्स सिमिलर टू दोज प्रोड्यूस बाय अ नर्व स्टिमुलेशन। इसका एप्लीकेशन यह होता है कि यह जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ये जो नर्वस स्टिमुलेशन होता है उसके कारण से मैसेज का ट्रांसमिशन करते हैं। मतलब यही इसका एप्लीकेशन है कि जो है यह न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं ये जो है नर्व्स मैसेज को जो है इलेक्ट्रिक पल्स के रूप में जो है सप्लाई करने का काम करते हैं। इसमें आगे देखें तो इसका जो अदर प्रॉपर्टीज़ देखें तो इसका अदर प्रॉपर्टीज़ में हम बता सकते हैं इट्स इफेक्ट शुड बी एंगोस्टिज्म बाय अदर केमिकल विच चेंज द इफ़ेक्ट्स ऑफ अ नर्व स्टिमुलाई। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं यह जो है अदर जो केमिकल्स हैं उनके जो वर्किंग जो एरिया होते हैं उसको जो है स्टिमुलाई होने के कारण से, मतलब ये स्टिमुलेट होंगे नर्व्स में स्टिमुलाई के कारण से उसके वर्किंग एरिया को जो है ये प्रभावित करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है यह जो नर्व्स में मैसेज का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उस ट्रांसफॉर्मेशन को जो है यह कंट्रोल करने का काम करता है। ऐसा भी हम लोग दूसरे शब्दों में कह सकते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल। नर्व सेल का जो स्ट्रक्चर है वह किस प्रकार से होता है इसके बारे में देखें तो इसमें हम लोग सिंपल सा बता सकते हैं कि जो नर्व सेल होते हैं वह न्यूरॉन सिस्टम से मिल करके बना होता है, और इस नर्व सेल का जो फंडामेंटल यूनिट होता है वह न्यूरॉन्स होते हैं, या फिर उसी को जो है हम लोग नर्व सेल के नाम से जानते हैं। और इसका इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टी होता है वह एग्जेप्टिबिलिटी होता है, एक्सेटिबिलिटी ये है। इसमें देखें तो यहाँ पे जो न्यूरल यूनिट जो होता है वो मेन रूप से हम लोग नर्व सिस्टम या फिर न्यूरॉन्स को जो है हम लोग कहते हैं। अब इसमें देखते हैं कि जो नर्व सेल्स होते हैं वो किस प्रकार से हमारे बॉडी में अरेंज होते हैं। तो नर्व सेल के बारे में बताया जाता है कि जो नर्व सेल होते हैं वह इनक्लोज्ड होते हैं मैट्रिक्स से, मैट्रिक्स के द्वारा घिरे होते हैं सेलुलर टिश्यू के रूप में, और जो है सराउंडेड उसके सराउंड में जो है न्यूट्रिएंट फ्लूइड होते हैं, न्यूट्रिएंट फ्लूइड। और ये जो न्यूट्रिएंट फ्लूइड है ये जो है ब्लड के द्वारा जो है पूरी तरह से इनक्लोज्ड होते हैं। तो कहने का मतलब सिंपल सा है कि यह जो हमारे जो सेलुलर टिश्यू होते हैं उस सेलुलर टिश्यू में उपस्थित जो मैट्रिक्स होते हैं मैट्रिक्स के द्वारा जो है पूरी तरह से ये घिरे होते हैं, और उसके जो चारों तरफ जो है ब्लड उपस्थित होते हैं, और ये ब्लड जो है बहुत सारे न्यूट्रिएंट के द्वारा जो है सराउंडेड होते हैं। इसमें न्यूरॉन के बारे में हम और आगे बता सकते हैं कि न्यूरॉन्स में एवरी न्यूरॉन्स इज अ डिस्क्रीट सेलुलर एंटिटी। जितने भी प्रकार के न्यूरॉन्स जो होंगे, वेरियस टाइप के जो न्यूरॉन्स हैं, ये सब जो है एक सेल्फ में ही जो है अलग से सेलुलर एंटिटी होते हैं। मतलब सब जो है इनका अलग से अस्तित्व होता है, ऐसा भी हम इसके बारे में कह सकते हैं। ईच न्यूरॉन्स कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी, और इस सेल बॉडी को जो है हम लोग सोमा के नाम से जानते हैं।
मतलब सभी न्यूरॉन जो होंगे वे सभी न्यूरॉन जो हैं वो सेल बॉडी के द्वारा जो है घिरे रहते हैं, मतलब सेल बॉडी होता है, और इस सेल बॉडी को हम लोग सोमा के नाम से जानते हैं। और ये जो है इस सेल बॉडी में जो है न्यूक्लियस भी उपस्थित होता है। तो मतलब यहाँ पे देखें तो ये ऐसे टिश्यू या सेल होते हैं जिसमें न्यूक्लियस भी उपस्थित होता है। इसमें सोमा के बारे में और भी हम लोग बता सकते हैं। इसमें जो सोमा होता है, यह सोमा जो है वह एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस होते हैं, और ये एक्सटेंसिव नेटवर्क जो ब्रांचेस हैं इसमें जो लॉन्ग प्रोसेस होते हैं, इन लॉन्ग प्रोसेस को जो है एक्सॉन के नाम से जाना जाता है, और जो शॉर्ट प्रोसेस होता है उसको डेंड्राइट्स के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ मेनली इस प्रकार से हमको दिखाई देता है। यहाँ पे देखें तो इस स्ट्रक्चर में हम लोग सिंपल सा बता सकते हैं कि जैसे ये आपका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो इस स्ट्रक्चर में इस प्रकार के जो है ये सेल उपस्थित होंगे। इसमें क्या होता है, तो ये जो होता है आपका ये एरिया, ये बीच वाला जो एरिया जो दिख रहा है, ये बीच वाला एरिया आपका सेल बॉडी के नाम से जाना जाता है। ये एरिया सेल बॉडी के नाम से जाना जाता है, और इसमें जो है न्यूक्लियस इस प्रकार से जो मिडिल में जो है उपस्थित होता है न्यूक्लियस। इसके अलावा देखें तो इसमें जो है अभी हम लोग देखें कि जो लॉन्ग प्रोसेस होते हैं, तो इस लॉन्ग प्रोसेस को जो है हम लोग एक्सॉन कहते हैं। तो ये जो लॉन्ग प्रोसेस है, जैसे यहाँ से जुड़ा हुआ जो हमारा लॉन्ग प्रोसेस है, ये प्रोसेस कहलाता है हमारा एक्सॉन। इसके अपोजिट जो इसमें स्मॉल प्रोसेस या शॉर्ट प्रोसेस जो होते हैं, इस शॉर्ट प्रोसेस को जो है हम लोग डेंड्रियन कहते हैं। तो ये छोटे छोटे जो इसके ब्रांच के रूप में जो दिख रहे हैं, ये ब्रांच आपके जो है डेंड्राइट्स के नाम से जाना जाता है। इसमें आगे देखें तो जो हमारा न्यूरॉन्स होता है, न्यूरॉन्स में उपस्थित जो एक्सॉन और डेंड्रियन होते हैं, ये जो है सरफेस जो मेम्ब्रेन होता है उससे इनक्लोज्ड होता है। कहने का मतलब है कि जो एक्सॉन और जो डेंड्राइट्स होते हैं, ये जो है इसके बाहर जो है मेम्ब्रेन्स उपस्थित होते हैं। इसमें ये भी बताया जाता है कि जो यहाँ पे उपस्थित जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, ये मेम्ब्रेन्स जो है वह सेमी परमिएबल लेयर के बने होते हैं, और यह सेमी परमिएबल लेयर जो है वह लिपोप्रोटीन से कंसिस्ट होता है। इसमें जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं सच एज उसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ये जो है इस लेयर के द्वारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा जो है पास नहीं हो सकते, बट जो है स्मॉल जो आयंस होते हैं, ये स्मॉल आयंस इस पर जो है आसानी से पास हो सकते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग जो है इस प्रकार से आसान, इसके स्ट्रक्चर को देखें, जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं इसके स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हमको दिखाई देते हैं। इसमें जो है ये जो लॉन्ग ब्रांचेस जो है, ये लॉन्ग ब्रांच जो है हमारा एक्सॉन के नाम से जाना जाता है। इसमें जो स्मॉल ब्रांचेस, जो छोटे छोटे ब्रांचेस दिख रहे हैं, इन ब्रांचेस को हम लोग जो है डेंड्राइट्स कहते हैं, और ये जो है पूरे बॉडी में जो है इस प्रकार से फैले होते हैं, और ये जो है मेम्ब्रेन के द्वारा जो है कवर्ड होते हैं। साथ ही साथ जो है इसमें देखें तो इसमें जो है हम लोग एक्सॉन के बारे में देखें तो एक्सॉन जो होता है वह एक्सॉन सरफेस मेम्ब्रेन्स के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो ये सरफेस मेम्ब्रेन्स देखें तो ये जो आपका एक्सॉन्स जो है, इसमें ये जो बाहरी जो सरफेस जो एरिया दिख रहा है, ये जो है सरफेस मेम्ब्रेन्स कहलाता है। साथ ही साथ देखें तो यह जो है इसके बारे में हम लोग अभी अभी देखे थे कि न्यूक्लियस इसमें उपस्थित होता है, सेल बॉडी होते हैं। साथ ही साथ इसके जो प्री एक्सियल साइट होते हैं, इस प्री एक्सियल साइट पर देखें तो इस पर प्री सिनेप्टिक नोड उपस्थित होते हैं। ये नोड जो है हमारा क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है प्री सिनेप्टिक नोड्स। और इसमें जो है ये नीचे वाला जो पोर्शन है जहाँ से दूसरा न्यूरॉन्स कनेक्ट होता है, इस न्यूरॉन्स के बीच में जो
स्पेस होता है, इस स्पेस को हम लोग जो है नर्व्स टर्मिनल्स के नाम से जानते हैं। ये स्पेस आपका नर्व्स टर्मिनल्स के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ जब दूसरा जो न्यूरॉन्स होता है वह पहले न्यूरॉन से जब जुड़ता है तो उस पोजीशन को जो दोनों के जो जॉइंट पोजीशन है, इस जॉइंट पोजीशन को हम लोग जो है पोस्ट सिनेप्टिक नोड के नाम से जानते हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो न्यूरॉन्स हैं वह एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और यह कनेक्शन जो है वह नर्व्स टर्मिनल के द्वारा होता है, जिसमें जो एक्सॉन साइड होता है उधर प्री सिनेप्टिक नोड्स और जो इसका डेंड्रॉइड साइड से जो जुड़ा होता है यह इसको हम लोग पोस्ट सिनेप्टिक नोड के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से जो है कंप्लीट नर्व्स टिश्यू का जो है स्ट्रक्चर हमको देखने को इसमें देखें तो जो सेल बॉडी होता है न्यूरॉन्स का, यह जो है बना होता है कोलाइडल सॉल्यूशन के द्वारा, और यह जो कोलाइडल सॉल्यूशन है यह लिपोप्रोटीन होते हैं। तो कहने का मतलब है लिपोप्रोटीन के जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसके द्वारा जो है हमारा सेल बॉडी जो है वह बना, न्यूरॉन का सेल बॉडी जो है वह बना होता है। साथ ही साथ उसमें जो है हाई प्रोपोर्शन में देखें तो हाई प्रोपोर्शन में जो है वहाँ पे वाटर उपस्थित होता है, और उस वाटर के साथ साथ जो है वेरियस सब्सटेंस भी उपस्थित होते हैं। और ये वेरियस सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं तो इसके बारे में बताया है, सच एज ग्लूकोज, सॉल्ट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एट्सेट्रा एंड आर डिजॉल्व मटेरियल। तो इसके साथ साथ देखें हम तो ग्लूकोज, सॉल्ट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारे जो इसके साथ जो है हाई प्रोपोर्शन में जो है सब्सटेंस उपस्थित होते हैं। इसमें देखें तो यहाँ पे जो साल्ट का कंपोजिशन है वह इनसाइड होता है, इनसाइड द मेम्ब्रेन्स होता है, और इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन द आउटसाइड। और यहाँ पे हम बता सकते हैं कि इसके जो इनसाइड और आउटसाइड का जो सॉल्ट सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वह डिफरेंट होता है, और डिफरेंट होने के कारण से ही यहाँ पे जो है एक्शन पोटेंशियल प्रोसेस के द्वारा जो है जो मैसेज का इलेक्ट्रिक रूप से ट्रांसफॉर्मेशन संभव होता है। न्यूरॉन्स के वर्किंग के बारे में हम बता सकते हैं कि इसमें देखें तो जो हमारा न्यूरॉन सिस्टम होता है इसके जो इनसाइड है, इनसाइड देखें तो इसके कॉन्सेंट्रेशन में जो है सोडियम प्लस आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वह आउटसाइड जो है वह कॉन्सेंट्रेशन में ज़्यादा होता है, और इस मेम्ब्रेन्स के जो इनर साइड है इस इनर साइड पर पोटेशियम प्लस जो केटायन है इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वह अधिक होता है। तो कहने का मतलब है मेम्ब्रेन के आर पार देखें तो इनसाइड और आउटसाइड जो है वह कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का डिफरेंस यहाँ पे पाया जाता है, और यही जो डिफरेंस होता है यह मेम्ब्रेन के द्वारा जो है परमिएबल एक्टिविटीज़ शो करते हैं। मतलब यह जो डिफरेंस है यह मेंटेन होता है लो आयन परमिबिलिटीज़ अक्रॉस द मेम्ब्रेन के द्वारा, और इस मेम्ब्रेन पर जो एक्रॉस का प्रोसेस होता है या जो आर पार जाने का जो प्रोसेस है, यह आर पार जाने का जो प्रोसेस है वह मेटाबोलिटिक पंप के द्वारा जो है संभव होता है। मतलब मेटाबोलिटिक जो पंप होता है यही सोडियम पोटेशियम पंप के जो डायरेक्शन है उसको एक्रॉस द मेम्ब्रेन्स, मतलब एक साइड से दूसरे साइड जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को जो है मेंटेन करने के लिए जो है वहाँ पे पॉसिबल होता है, और यह जो प्रोसेस है वह मेटाबोलिटिक पंप के द्वारा जो है संभव होता है। इसमें देखें तो जो मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होता है या मेटाबॉलिटिक जो पंप होता है उसके लिए जो है एनर्जी हमको जो है सेल के द्वारा जो है एटीपी के द्वारा जो है प्रोवाइड किया जाता है, जो कि मेम्ब्रेन्स में उपस्थित होता है, और यही जो है एटीपी जो है वह जो है हाइड्रोलाइज होकर के एनर्जी प्रोवाइड करता है, और एनर्जी प्रोवाइड
करने के कारण उसी एनर्जी का यूज़ जो है यह पंप जो मेटाबोलिटिक पंप यहाँ पे कंडक्ट होता है, इसके सोडियम पोटेशियम पंप को चलाने के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वह पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है उत्पन्न हो जाता है, और ये पोटेंशियल ग्रेडियंट उत्पन्न होने के कारण से ही मेटाबोलिटिक जो पंप होता है उसके द्वारा जो है नर्व सिस्टम में जो है कंडक्शन उत्पन्न होता है। कहने का मतलब है मैसेज का जो है इनसाइड टू आउटसाइड जो है वह ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। इसमें देखें तो पोटेंशियल जो एक्सेस जो पोटेंशियल उत्पन्न होगा, यह एक्सेस पोटेंशियल जो है वह डिस्चार्ज हो जाता है नर्व्स इम्पल्स के रूप में। तो नर्व्स इम्पल्स के रूप में जो है यहाँ पे जो एक्सेस जो पोटेंशियल उत्पन्न होगा, इस पोटेंशियल जो पावर है या इलेक्ट्रिसिटी जो पावर है उसको जो है नर्व्स इम्पल्स के रूप में जो है रिलीज या डिस्चार्ज कर दिया जाता है। रेस्टिंग स्टेट में देखें तो रेस्टिंग स्टेट में हम सिंपल सा इस डायग्राम के थ्रू जो है बता सकते हैं। ये जो डायग्राम है इसमें बताया गया है कि जो आउटसाइड है, ये मेम्ब्रेन का जो है लेयर दिया हुआ है यहाँ पे, ये इस लेयर के जो आउटसाइड हैं, तो जैसे आउटसाइड के रूप में ये हो सकता है और ये हो सकता है। तो आउटसाइड के देखें तो आउटसाइड पर जो है पोटेशियम केटायन का जो है कॉन्सेंट्रेशन वो अधिक होता है, इस साइड भी और इस साइड भी। बट जो इनसाइड की बात करें तो इनसाइड में जो है पोटेशियम जो केटायन होते हैं, इनका जो ग्रेडियंट है या उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वह अधिक होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है मेटाबोलिटिक जो पंप है या सोडियम पोटेशियम पंप है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है नर्व्स कंडक्शन के लिए नर्व्स सेल में। तो इस प्रकार का जो प्रोसेस है यह कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण जो है उत्पन्न होता है, और ये जो सोडियम पोटेशियम पंप के कारण से जो है हमारे जो न्यूरॉन्स हैं इसमें जो है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के रूप में जो है मैसेज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो इसका एक सिंपल से एग्जांपल हम देखें तो होता ये है कि जैसे हमको जो है मान लें कि पैर में कुछ चुभता है, तो कुछ चुभने के कारण से वहाँ पर जो उपस्थित न्यूरॉन्स होते हैं उसमें उपस्थित जो मेम्ब्रेन्स होंगे, उसके मेम्ब्रेन्स में क्या होगा, तो वहाँ पे जो है मेटाबोलिटिक जो पंप है वो उत्पन्न हो जाएगा, और मेटाबोलिटिक पंप वो जो है होते होते जो है हमारे मस्तिष्क तक जो है वह सिग्नल का ट्रांसमिशन करता है। तो इसी प्रकार से जो है हमको जो है स्टिमुली या फिर जो सेंसिटिविटी का पता चलता है। तो इसी प्रकार से जो स्ट्रक्चर है वो नर्व सिस्टम का, नर्व सेल्स का वो होता है, और इस प्रकार से इसमें जो है इलेक्ट्रिक रूप में मैसेज का ट्रांसफॉर्मेशन हमारे जो माइंड है वहाँ तक आता है। इसमें देखें तो जो सिनेप्टिक ट्रांसमिशन होता है, दो जो न्यूरॉन आपस में जुड़े होते हैं उसके बीच में किस प्रकार से अरेंजमेंट देखने को मिलता है, तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं सिनेप्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो होता ये है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो न्यूरॉन्स का सेल जो है वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। ये क्या होते हैं, तो ये जो है सिनेप्टिक जो नोड होते हैं उनके द्वारा जो है ये जुड़े होते हैं। तो इसमें देखें तो सिनेप्टिक नोड का जो स्ट्रक्चर है वह इस प्रकार से होता है जो कि दूसरे न्यूरॉन से जो है कनेक्ट होते हैं। इसके बारे में देखें तो इसमें होता ये है कि ये जो सिनेप्टिक नोड्स है इस प्रकार से दिखता है। इसमें क्या होते हैं, तो इसमें जो है छोटे छोटे जो है इस प्रकार से जो खाँच होते हैं उस खाँच में जो है वेसल्स उपस्थित होते हैं। इसको जो है सिनेप्टिक के नाम से जानते हैं या सिनेप्टिक वेसल्स के नाम से जानते हैं। और दूसरे साइड देखें तो दूसरे साइड जो हमारा जो न्यूरॉन सेल होता है उस न्यूरॉन सेल पर जो है ये छोटे छोटे इस प्रकार के रिसेप्टर उपस्थित होते हैं।
और यही रिसेप्टर जो है वह इस एक्सॉन से आने वाले, या ये फर्स्ट जो न्यूरॉन सेल है इससे आने वाले जो सिग्नल्स हैं, उस सिग्नल्स का ये रिसेप्टर जो होते हैं ये इस सिग्नल को एक्सेप्ट या रिसीव करने का काम करते हैं। साथ ही साथ देखें तो इसमें इस जो स्ट्रक्चर है इसमें बताया गया है कि ये जो जिधर से जो सिग्नल्स जो है वह आता है, इस जो साइड है इस साइड को हम लोग जो है सिनेप्टिक काल्फ के नाम से, प्री सिनेप्टिक काल्फ के नाम से जानते हैं। और जिधर जिस न्यूरॉन्स या जो सेल जिधर रिसेप्टर उपस्थित होता है उस साइड के जो नोड होते हैं उसको जो है पोस्ट सिनेप्टिक नोड के नाम से जाना जाता है। इसी को जो है यहाँ पे वर्ड में बताया गया है कि जो है जो जॉइंट पोजीशन होता है उस जॉइंट पोजीशन पर नर्व सेल किस प्रकार से होते हैं। तो उसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है कि इन द जॉइंट पॉइंट वेयर वन नर्व सेल्स आर जॉइंटेड टू अदर नर्व सेल्स दैट इज कॉल्ड सिनेप्स। मतलब एक जो नर्व सेल होगा दूसरे नर्व सेल से जहाँ पे जिस जॉइंट पे जुड़ता है उस जॉइंट पॉइंट को ही हम लोग सिनेप्स कहते हैं। और and that synapse are transmitted the signals in the forms of electric impulse one to another। और यहाँ पे जो सिनेप्स होते हैं वही जो है नर्व सेल्स में जो है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स या इलेक्ट्रिक इम्पल्स का ट्रांसमिशन करते हैं। इसमें आगे देखें तो जो सिनेप्स है आर डिवाइड इन टू टाइप्स। ये जो सिनेप्स हैं इसको दो टाइप में हम लोग डिवाइड करते हैं। इसमें पहला जो टाइप होता है वो होता है प्री सिनेप्टिक काल्स, जिसको हम लोग ये जो स्ट्रक्चर था उसमें देखे थे, जो कि जिधर से जो है सिग्नल्स जो है प्रोवाइड किया जाता है उस पर यह प्री सिनेप्टिक काल्स उपस्थित होते हैं। इसका जो दूसरा टाइप है वह होता है आपका पोस्ट सिनेप्टिक नोड। यह जो पोस्ट सिनेप्टिक नोड होता है यह जो है जिधर रिसीव होने वाला जो जॉइंट होता है या नर्व सेल्स होते हैं, रिसीव करने वाले जो नर्व सेल्स होते हैं उधर यह नोड उपस्थित होता है। अब इसमें देखते हैं इनका वर्किंग एरिया क्या क्या होता है। प्री सिनेप्टिक नोड, प्री सिनेप्टिक कॉल्स जो है वह किस प्रकार से वर्क करता है और जो पोस्ट सिनेप्टिक नोड है वह किस प्रकार से वर्क। तो इसके वर्किंग एरिया के बारे में डिस्कस करें तो उसमें जो आपका प्री सिनेप्टिक कॉल्स होता है, ये प्री सिनेप्टिक कॉल्स जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर और मैसेज को रिलीज़ करता है। तो प्री सिनेप्टिक कॉल्स के द्वारा जो है न्यूरोट्रांसमीटर जो है वह प्रोवाइड किया जाता है या मैसेज प्रोवाइड किया जाता है, जो कि जो नर्व सेल्स में जो जिस दूसरे साइड देखें तो जो दूसरे साइड जो है पोस्ट सिनेप्टिक नोड उपस्थित होते हैं उसके द्वारा जो है इन जो न्यूरोट्रांसमीटर है इस न्यूरोट्रांसमीटर का को एक्सेप्ट करने के लिए जो है रिसेप्टर उपस्थित होते हैं, जिसके द्वारा जो है इस न्यूरोट्रांसमीटर और मैसेज को जो है यह एक्सेप्ट करता है। और इस एक्सेप्ट करने के कारण से ही जो हमारा इलेक्ट्रिक फॉर्म में जो सिग्नल होते हैं या मैसेज होते हैं वह एक न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो फाइनली रूप से हम कह सकते हैं कि जो है इस सिमिलर प्रोसेस के द्वारा जो है मैसेज का जो है ट्रांसफॉर्मेशन जो है हमारे शरीर में जो है होते रहता है। अब अगला टॉपिक देखें तो इसमें अगला टॉपिक है ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, या फिर उसी को जो है हम लोग इम्पल्स के नाम से जानते हैं। तो इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन है वह किस प्रकार से होता है, तो इसको मेनली जो है हम लोग 3 स्टेप में जो है समझ सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट स्टेप में देखें तो इम्पल्स का ट्रांसमिशन किस प्रकार से होता है। तो फर्स्ट स्टेप में बताया जाता है कि फर्स्ट स्टेप जो होता है यह रेस्टिंग स्टेट होता है, और इस रेस्टिंग स्टेट में सोडियम का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वह सेल के आउटसाइड जो है
उपस्थित होता है, मतलब जो मेम्ब्रेन्स होते हैं उसके आउटसाइड उपस्थित होते हैं, और जो पोटेशियम का जो कॉन्सेंट्रेशन है, पोटेशियम केटायन का जो कॉन्सेंट्रेशन है, वह इनसाइड हमको देखने को मिलता है। अब इसमें देखें तो इसके कारण से यहाँ पे जो है कॉन्सेंट्रेशन जो ग्रेडियंट उत्पन्न हो जाता है या कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस उत्पन्न हो जाता है, और यही कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस के कारण से यहाँ पे हमको जो है यही कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट या डिफरेंस के कारण से पोलराइजेशन उत्पन्न हो जाता है, सेल में पोलराइजेशन हो जाता है। और ये जो सेल पोलराइजेशन है या रेस्टिंग पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है, सेल पोलराइजेशन या फिर इसी को जो है रेस्टिंग पोटेंशियल, जो कि -70 MV का होता है, माइक्रोवोल्ट का होता है, MV माइक्रोवोल्ट। तो यहाँ पे रेस्टिंग स्टेट में जो है नॉर्मल से न्यूरॉन सेल्स या नर्व सेल्स जो है उपस्थित होंगे, जहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट उत्पन्न होगा, और यही जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है उसके कारण से जो है पोलराइजेशन हो जाएगा, और पोलराइजेशन होने के कारण से वहाँ पे जो रेस्टिंग पोटेंशियल जो है वह -70 MV का हमको देखने को मिलता है। इसके सेकेंड स्टेप में देखें तो सेकेंड स्टेप में देखें तो होता ये है कि जैसे ही नर्व सेल को स्टिमुलेशन मिलता है, स्टिमुलेशन मिलने के कारण से जो सोडियम चैनल्स होते हैं वे ओपन हो जाते हैं, और जो सोडियम केटायन होंगे वो जो है आउटसाइड ऑफ द सेल से जो है इनसाइड पर आना शुरू हो जाते हैं। कहने का मतलब है सोडियम चैनल खुलेगा, सोडियम चैनल खुला तो इसका मतलब है कि आउटसाइड से जो है इनसाइड पर जो सोडियम का जो हाई कॉन्सेंट्रेशन था वह जो है अंदर की ओर आना शुरू हो जाता है, और इस अंदर की ओर आने के कारण से यहाँ पे जो सेल होता है यह डीपोलराइज्ड हो जाएगा, और डीपोलराइज्ड होने के कारण से जो पोटेंशियल उत्पन्न होगा उस पोटेंशियल को हम लोग पीक पोटेंशियल के नाम से जानते हैं, और यह जो पीक पोटेंशियल है वह +40 MV का होता है। ये यहाँ पे सोडियम जो है वह क्या हो रहा है तो अंदर की ओर जो है रिलीज हो रहा है, बट इन दिस कंडीशन जो पोटेशियम चैनल होता है यह क्लोज ही रहता है। क्लोज रहने का मतलब है कि यहाँ पे जो इनसाइड से पोटेशियम जो है वह पोटेशियम केटायन जो है वह इनसाइड से आउटसाइड पर डिफ्यूज़ नहीं हो पाता, मतलब एक्रॉस नहीं हो पाता। तो इस स्टेप में जो है सिर्फ पोटेशियम पंप जो है वह ओपन होता है, और सोडियम जो सोडियम पंप जो है वह ओपन होता है, पोटेशियम जो चैनल होते हैं वे ओपन नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से जो है मैसेज का ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। अभी तो मैसेज ट्रांसफॉर्मेशन इसी प्रोसेस के द्वारा होता है। अब यहाँ पे देखें तो होता ये है कि सोडियम चैनल के खुल जाने के कारण से अब जो है डिफरेंस पोटेंशियल उत्पन्न हो जाएगा, मतलब ये कि दोनों के बीच में अब जो है डिफरेंशियल पोटेंशियल उत्पन्न हो जाता है, और इस डिफरेंशियल पोटेंशियल को जो है हम लोग एक्शन पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। और यह जो एक्शन पोटेंशियल होता है वह +110 MV का हो जाता है। इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है वो एक्शन पोटेंशियल के नाम से जिसको जाना जाता है, और यही हाई पोटेंशियल के कारण से अब जो है सेल में उपस्थित जो कैल्शियम चैनल होते हैं, यह कैल्शियम चैनल जो है वह आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन से कैल्शियम चैनल खुल जाएगा, और कैल्शियम चैनल खुलने के कारण से जो कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन जो कि आउटसाइड है वह अब डिफ्यूज़ होने लगता है इनसाइड पर। तो कहने का मतलब है कैल्शियम चैनल जो है खुल जाने के कारण से कैल्शियम जो कि मेम्ब्रेन्स के बाहर उपस्थित थे वे जो है इनसाइड द मेम्ब्रेन्स जो है एक क्रॉस होने लगते हैं। तो ये है आपका थर्ड स्टेप।
इसी में थर्ड स्टेप के बाद देखें तो थर्ड स्टेप के बाद क्या होता है, तो अगले प्रोसेस में देख सकते हैं हम लोग कैल्शियम जो है जब इनसाइड जो है एक्रॉस होता है, उसके जस्ट बाद देखें तो वहाँ पे जो नोड्स होंगे ये भ्रष्ट हो जाते हैं। भ्रष्ट होने के कारण से जो हमारा जो सिनेप्टिक वेसल्स होते हैं, ये सिनेप्टिक वेसल्स के द्वारा जो है न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ कर दिया जाता है। तो सिनेप्टिक वेसल्स जैसे ही ये इस प्रकार से बस्ट हुए, ये फैल गया है, ये फैल करके बस्ट हुआ है, तो इसके कारण से ये फैल गया है। फैल जाने के कारण से जो है यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिलीज़ हो जाते हैं, और ये रिलीज़ हो करके गो टू द रिसेप्टर, और वो जो है अगले जो पोस्ट सिनेप्टिक नोड होता है उसमें उपस्थित जो रिसेप्टर होते हैं उस पर जो है जा करके रिसेप्ट या एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं। और एक्सेप्ट करने के कारण से या रिसीव करने के कारण से जो है क्या होता है, तो मैसेज जो है वह ट्रांसमिट हो जाता है। तो इसी चीज़ को बताया हुआ है, रिसीव न्यूरोट्रांसमीटर एंड गोस टू पोस्ट सिनेप्टिक node, hence stimulus and our message are and other nerves signals are accepted। तो फाइनली रूप से यहाँ पे जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट सिनेप्टिक नोड्स में उपस्थित जो रिसेप्टर होते हैं उस रिसेप्टर के द्वारा एक्सेप्ट या रिसीव करते ही जो है मैसेज का ट्रांसफॉर्मेशन एक सेल से या एक न्यूरॉन्स सेल से दूसरे न्यूरॉन्स सेल्स में ट्रांसमिट हो जाता है। तो इसी प्रकार से जो है हमारा जो नर्व सिस्टम में देखें तो न्यूरॉन्स के हेल्प के द्वारा जो है या न्यूरॉन्स में उपस्थित प्री और पोस्ट सिनेप्टिक नोड्स के द्वारा जो है या न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा जो है मैसेज का एक साइड से एक सेल से एक न्यूरॉन सेल से दूसरे न्यूरॉन सेल्स में मैसेज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के रूप में।